हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैंडिडा रिटन बाय जीबी शॉ। जीबी शॉ एक आयरिश प्लेराइट थे और इन्हें अपनी लाइफ टाइम में नोबेल प्राइज़ और ऑस्कर दोनों अवार्ड मिल चुके थे। कैंडिडा एक डोमेस्टिक कॉमेडी है। इसे लिखा गया था 1894 में और फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1898 में एज अ पार्ट ऑफ जीबी शॉज प्लेस प्लीजेंट। इसका थीम जो है वो है फेमिनिज्म, मतलब हर औरत को जो है वो फ्री चॉइस होना चाहिए ये डिसाइड करने का कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहती है, मतलब इम्पोर्टेंस दिया गया है विमेन को। तो फेमिनिज्म का एक एस्पेक्ट जो है वो इस प्ले का मेन थीम है। इसे लिखा गया है टोटल 3 एक्ट्स में। कैंडिडा ये वर्ड जो है ये डिराइव किया गया है एक एडजेक्टिव से, जिसे जो है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है जो फ्रैंक है, ट्रूथफुल है, जो सच्चा है। और इस प्ले की जो सेंट्रल कैरेक्टर है कैंडिडा, वो भी ऐसी ही है, वो सच बोलने से नहीं डरती है। इस प्ले का सेटिंग जो है वो है लंदन। अब मिलते हैं इस प्ले के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। सबसे पहले जेम्स मॉरेल, ये क्लर्जी मैन है सेंट डोमिनिक्स चर्च में, जिसकी उम्र है लगभग 40 साल और ये बेहद ही हैंडसम और फिजिकली फिट बंदा है। कैंडिडा ये जेम्स मॉरेल की वाइफ है, जिसकी उम्र है लगभग 33 ईयर्स। ये बेहद ही खूबसूरत औरत है और इसके 2 बच्चे हैं। प्रॉस्पराइन गार्नेट, जिसे प्ले में प्रॉसी नाम से बुलाया जाता है, ये सेक्रेटरी है जेम्स मॉरेल की, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल और ये जेम्स मॉरेल को सीक्रेटली चाहती है। बर्गिस ये जो है कैंडिडा के पिता है, जेम्स मॉरेल के फादर इन लॉ है और ये कॉन्ट्रैक्टर है। यूजीन मार्चबैंक्स, इसकी उम्र है लगभग 18 साल। ये एक पोइट है, पोइट्री लिखता है और इसको जेम्स मॉरेल जो है वो एक बांध पर सोया हुआ देखता है और ये उसे वहाँ से लेकर आता है। अलेक्जेंडर मिल, जो कि प्ले में लेक्सी नाम से जब जाना जाता है, वो सहकारी है जेम्स मॉरेल का और जेम्स मॉरेल से काफ़ी इंस्पायर्ड भी है। अब शुरू करते हैं एक्ट फर्स्ट की समरी। एक्ट फर्स्ट की शुरुआत होती है जेम्स मॉरेल के ड्राइंग रूम में, जहाँ पर देखने को मिलता है कि जेम्स मॉरेल जो है वो कुछ लेटर्स चेक कर रहे हैं। उन्हें कई सारे लेटर्स, इन्विटेशंस आते हैं जिन्हें वो देख रहे होते हैं। उनके टाइपिस्ट जो है प्रॉसी, वो अपने टाइपराइटर पर बिजी है। मॉरेल जो है वो अपने सोशल आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उन्हें एज अ स्पीकर कई जगह पर ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में बुलाया जाता है। संडे को भी ये बंदा बहुत बिजी रहता है इसी वजह से। और ऐसे ही हमें कुछ एक्ट फर्स्ट में देखने को मिलता है। अब उसे कई सारे इन्विटेशंस आए हुए हैं जेम्स मॉरेल को, जिसमें से 2 इन्विटेशंस है। एक है हॉक्सटन फ्रीडम ग्रुप का और दूसरा है फाउंडर्स कंपनी का, जिसमें से हॉक्सटन फ्रीडम ग्रुप का इन्विटेशन जो है वो जेम्स मॉरेल एक्सेप्ट करता है और फाउंडर्स कंपनी के इन्विटेशन को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी है। अब इतने में जो है मॉरेल का जो सहकारी होता है अलेक्जेंडर मिल, दैट इज़ लेक्सी, वो आता है और उन्हें बताता है मॉरेल को कि उनके जो फादर इन लॉ है बर्गिस, वो बस कुछ देर में यहाँ आने वाले हैं। अब मॉरेल जो है वो एक्चुअली तैयार हो रहा होता है अपनी वाइफ को रिसीव करने के लिए। अब उसकी वाइफ को, मतलब कैंडिडा को, जाकर उसे रिसीव करना होता है रेलवे स्टेशन से। इसके लिए वो तैयार हो रहा होता है, तभी उसे लेक्सी आकर ये इन्फॉर्मेशन देता है। ये सुनकर मॉरेल काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि पिछले 3 साल में उसके फादर इन लॉ ने कभी उससे बात नहीं की थी या कभी उसे आकर मिलने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि 3 साल पहले उन दोनों के बीच में बहुत ही सीरियस झगड़ा होता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में की बातचीत और मुलाकातें बंद हो जाती है। अब ये सुनने के बाद में मॉरेल जो है वो लेक्सी से कहता है, क्योंकि लेक्सी अक्सर लेट आता है, तो जिस पर मॉरेल जो है वो उससे सजेस्ट करता है कि तुम एक कैंडिडा जैसी वाइफ ढूंढ लो तो तुम्हारी लाइफ भी बहुत आसान हो जाएगी। अब ये कहकर मॉरेल उस रूम से निकल जाता है। इसके बाद में वहाँ पे लेक्सी और प्रॉस्पराइन गार्नेट होते हैं, मतलब प्रॉसी होते हैं। तो उन दोनों के बीच में का कन्वर्सेशन कुछ इस तरीके का होता है कि दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। प्रॉस्पराइन के लिए लेक्सी कहता है कि तुम तो बहुत जेलस हो कैंडिडा के लिए, क्योंकि मॉरेल जो अभी अभी तारीफ करके गया होता है कैंडिडा की, वो प्रॉसी को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और वो लेक्सी से कहती है कि क्या ये मॉरेल ऑल द टाइम अपनी वाइफ कैंडिडा की तारीफ करते रहता है करके। तो जिस पर लेक्सी बोलता है कि तुम्हें कैंडिडा से जेलेसी होती है, क्योंकि तुम जेम्स मॉरेल को पसंद करती हो। और प्रॉस्पराइन जो है वो लेक्सी से कहती है जवाब में कि तुम भी मॉरेल को ब्लाइंडली इमिटेट करते हो।
अब इन दोनों के बीच में का वो छोटा सा कन्वर्सेशन ख़त्म ही होता है और लेक्सी जो है वो निकलने ही वाला होता है वहाँ से कि इतने में वहाँ पर मिस्टर बर्गिस आ जाते हैं और वो आते से ही पहले प्रॉसी को इंसल्ट करते हैं कि तुम बहुत ही एक नॉन वर्किंग लो क्लास पर्सन हो, तो तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है, और वो उसको इंसल्ट कर देते हैं। इतने में वहाँ पे मॉरल आता है और मॉरल को देखने के बाद में बर्गिस जो है वो बताता है कि वो वहाँ पर क्यों आया हुआ है। वो कहता है कि लास्ट टाइम जो हमारे बीच में झगड़ा हुआ था मैं उसे भूलकर सुलह करना चाहता हूँ, अपने रिलेशन को फिर से अच्छा बनाना चाहता हूँ। 3 साल पहले एक्चुअली बर्गिस को एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था जिसके लिए वो कोशिश कर रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके हाथ से चला जाता है मॉरल की वजह से। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो मॉरल को पसंद नहीं आता है उस कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज़ें ये होती है कि मिस्टर बर्गिस क्या करते हैं कि अपने लेबरर्स को कम वेजेस देते हैं, कम पेमेंट देते हैं, जो कि ट्रेड यूनियन ने डिसाइड किए होते हैं उस पेमेंट से काफ़ी कम होता है। साथ में उनके कॉन्ट्रैक्ट में चाइल्ड लेबर का भी इशू होता है, वो वीमेन को भी एम्प्लॉय करते हैं और ये सारी चीज़ें मॉरल को पसंद नहीं होती है। उनकी जो सोशलिज्म वाली थियोरी होती है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें उसमें नहीं बैठती, जिसकी वजह से मॉरल जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में जाते हैं ताकि बर्गिस को वो कॉन्ट्रैक्ट ना मिल सके। और ऐसा ही होता है, बर्गिस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, जिसके चलते दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा झगड़ा होता है और दोनों जो है एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं। अब जब बर्गिस वापस से वहाँ पर मॉरल के घर आया हुआ है तो फिर से दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। अब बर्गिस जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है एज ए चेंज्ड पर्सन। वो मॉरल से कहता है कि अब वो काफ़ी बदल गया है, अब वो ट्रेड यूनियन के अकॉर्डिंग ही विमेन लेबरर्स को या बाकी लेबरर्स को पेमेंट देता है, साथ ही वो चाइल्ड लेबरर्स को इन्वॉल्व नहीं करता है। अब वो एक्चुअली बताते बताते ये भी बोल देता है कि वो ऐसा इसलिए दिखा रहा है, वो ऐसा चेंज पर्सन इसलिए हो गया है क्योंकि उसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो है कि काउंटी काउंसिल ऑफ हैकनी का कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हासिल करने के लिए फिर से बर्गिस जो है वो चाल चलते रहता है। अब मॉरल जब ये सुनता है तो वो कहता है अपने फादर इन लॉ से, बर्गिस से, कि बेटर है आप जैसे हो वैसे ही रहो ताकि मैं आपको स्काउंड्रल बुला सकूँ। और बर्गिस उसमें जवाब में देता है कि मैं तुम्हें मूर्ख कह सकूं। इसके बाद में बर्गिस जो वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं और मॉरल से कहते हैं कि उसको एक्चुअली वो मॉरल को फ्लैटर करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके तारीफ़ों के पुल बांधने की कोशिश करते हैं। उसे बोलते हैं कि तुम नेक्स्ट बिशप बन सकते हो लंदन के, अगर तुम अपने आइडियाज़ को थोड़ा सा बदल लो, अपना थोड़ा सोशलिज्म को थोड़ा अगर आप छोड़ दो, थोड़ा सा लूज़ कर दो तो आप बिशप बन सकते हो। अब ये सुनने के बाद में जेम्स मॉरल काफ़ी खुश हो जाता है और उन दोनों के बीच में सुलह भी हो जाती है। इतने में वहाँ पर कैंडिडा आती है, रेलवे स्टेशन से आ जाती है। अब मॉरल कैंडिडा को देखने के बाद में उसे काफ़ी बुरा लगता है कि बेचारी अकेली आ गई है। वो कैंडिडा से कुछ पूछताछ करता है कि तुमने लगेज कैसे मैनेज किया, तुम्हें यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं है। वो माफ़ी भी मांगता है कैंडिडा से कि मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं तुम्हारे फादर से बातचीत करने में बिजी था। तो कैंडिडा बोलती है कि उससे लगेज हैंडलिंग में कोई इशू नहीं हुआ, उसका सामान मैनेज करने के लिए उसके साथ में यूजिन मार्चबैंक्स था जो भी कैबमैन के साथ में बाहर खड़ा हुआ है। वो मॉरल से कहती है कि आप जल्दी से जाकर कैबमैन को पैसा दे दो, नहीं तो यूजिन मार्चबैंक जो है वो पैसा पे कर देगा। तो ये जैसे ही मॉरल सुनता है तो वो बाहर निकल जाता है। अब इधर किस और कैंडिडा है, तो कैंडिडा जो है वो अपने फादर को बताती है यूजिन मार्चबैंक्स के बारे में कि यूजिन जो है वो एक्चुअली मॉरल को एक बांध पर मिला था सोया हुआ, और वो इसकी उम्र जो है वो लगभग 18 साल है और बहुत ही शाय बंदा है और पोइट्री लिखता है, और उसका जो कनेक्शन है वो एक्चुअली अर्ल्स नेफ्यू से है, मतलब एक रॉयल फैमिली को वो बिलोंग करता है। तो ये सुनने के बाद में, उसका रॉयल बैकग्राउंड सुनने के बाद में, ये जो बर्गिस होता है उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है यूजिन में। तो जैसे वो यूजिन को देखता है उसको इनवाइट करता है कि तुम कभी डिनर पे आना मेरे क्लब पे किसी रात। तो इतना कहकर बर्गिस वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे ट्रेन पकड़नी होती है। अब जैसे ही बर्गिस निकल जाता है उतने में वहाँ मॉरल आता है और कैंडिडा जो है वो निकल जाती है घर में के कुछ कामकाज देखने के लिए। और अब ड्राइंग रूम में जो है वो मॉरल है और यूजिन मार्चबैंक्स है। तो मॉरल जो है वो मार्चबैंक को इनवाइट करता है डिनर के लिए, जिसके लिए
यूजिन जो है वो मना कर देता है कि वो डिनर के लिए नहीं आएगा। इन दोनों के कन्वर्सेशन के दौरान मॉरल जो है वो यूजिन मार्चबैंक से कहता है कि मैं एक बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। तो यूजिन जो कहता है कि तुम तो कर ही रहे होंगे क्योंकि तुम्हें एक अच्छी वाइफ मिली है कैंडिडा, लेकिन क्या तुमने ये सोचा है कि क्या कैंडिडा, क्या तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ में खुश है? क्या वो तुम्हारे सरमन से, मतलब जो तुम प्रीच करते हो, जो भाषण तुम देते हो, क्या उससे तुम्हारी वाइफ खुश है? लेकिन कैंडिडा जो है उसे तुम्हारे सरमन्स पसंद नहीं है। सरमन्स मतलब जो प्रीचिंग, जो सत्संग बोल सकते हैं हम, वो करते रहता है उसका हस्बैंड, क्या वो उसे सच में पसंद है? उसे तो सच चाहिए, उसे तो आज़ादी चाहिए, उसे तो रियलिटी में रहना पसंद है। कैंडिडा को वही सुनना वो पसंद करेगी। तो ये सुनकर एक्चुअली जेम्स मॉरेल को काफ़ी गुस्सा आता है। अब वो मार्च बैंक की कॉलर पकड़ लेता है गुस्से में, और तो मार्च बैंक जो है वो जेम्स मॉरेल से कहता है कि मे बी फिजिकली तुम मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारी और मेरी थिंकिंग का कोई मैच नहीं है। मेरी आइडियाज़ जो है वो रिवॉल्यूशनरी है, और तुम तो लकीर के फ़कीर हो, और तुम्हारी जो बातें हैं वो दकियानुसी है क्योंकि तुम वैसा नहीं जीते हो। तो ये सब सुनकर जेम्स मॉरेल को और ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो इससे पहले कि मार्च बैंक को दोबारा पकड़े, तो मार्च बैंक जो है उससे चैलेंज करता है कि मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ, जब कैंडिडा आकर तुमसे पूछेगी कि मैं कहाँ गया, तो तुम सच बोलना कि मैं यहाँ से क्यों गया हूँ। अगर तुम्हें थोड़ा भी दम है तो तुम उससे सच बोलना। अब इतने में मार्च बैंक जाने ही वाला होता है कि कैंडिडा आ जाती है और देखती है कि मार्च बैंक के जो बाल है और कॉलर है वो ख़राब हो चुके हैं। तो वो ठीक कर देती है उसके कॉलर और बालों को, और उसे डिनर के लिए इन्वाइट करती है, जिसको मॉरल भी हामी भरता है। और फिर यूजीन मार्चबैंक जो वो तैयार हो जाता है। अब इतने में डिनर वाला जो सीन है उनका, मतलब सॉरी, उनका जो खाने वाला जो सीन है उसके एंड में दिखाया गया है कि मार्च बैंक जो है वो कमेंट करता है कि आई एम हैप्पीएस्ट ऑफ द मॉर्टल्स, मतलब ये दुनिया, इस दुनिया का मैं सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। और मॉरल उसके जवाब में ये कहता है कि 1 घंटे पहले लगभग मैं भी ऐसा ही था, मतलब आई वॉज ऑल्सो द हैप्पीएस्ट ऑफ द मॉर्टल्स। और इस कमेंट के साथ में जो है ये फर्स्ट एक्ट जो है वो ख़त्म होता है।